अपने में कैमरा शुरू कर दिया आप लोगों ने? इसका चेहरा हंसता हुआ, बस वही देखूंगा आज मैं। हाँ, ओके, शैल वी? चलो, सो आई वेलकम यू ऑल टू लेक्चर नंबर 4 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। सर, एक बार जल्दी जल्दी से जितना अभी तक हुआ है वो रिवाइज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट? सो अगर मैं रिवीजन की बात करूं, सबसे पहले हमने देखा सर कि देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। कौन कौन से? नंबर 1 बिल ऑफ एक्सचेंज, नंबर 2 प्रोमिसरी नोट, नंबर 3 चेक। अभी तक हमने जो भी देखा क्लास वो चेक को छोड़ के बाकी दोनों के एंगल से देखा है, बट चेक में भी रूल्स आर नॉट वेरी डिफरेंट, सो आप इजीली उसको मैनेज कर लोगे हम जब चेक शुरू करेंगे। नाउ सो बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ ऑर्डर टू पे। ये वो पार्टी बनाती है जिसे पैसा लेना है। ऑर्डर कौन देगा? जिसे पैसा लेना है वो बिल ऑफ एक्सचेंज बनाएगा। आई ऑर्डर यू टू पे सम ऑफ दिस मच मनी आफ्टर सो मच टाइम। सामने वाले से एक्सेप्टेंस लेगा और अगर वो पेई खुद रहेगा तो वो खुद के पास रखेगा या पेई को दे देगा। हेलो, तो अल्टीमेटली इंस्ट्रूमेंट किसके पास चले जाएगा? पेई के पास चले जाएगा। एंड पेई विल डिसाइड कि उसे मैच्योरिटी तक होल्ड करना है या फिर एंडोर्स करना है। वेरी गुड। नंबर 2 इज प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट इज अ प्रॉमिस टू पे। ये वो पार्टी बनाती है जिसे पैसा देना है। यस, वेरी गुड। ये वो पार्टी बनाती है जिसे पैसा देना है, क्योंकि वो पार्टी खुद ही साइन कर लेती है प्रॉमिसरी नोट बनाने के बाद में और पेई को दे देती है। इसीलिए प्रॉमिसरी नोट पे सर एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, ठीक है। थर्ड चेक है, उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। नाउ ये तीनों जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स है, इसी के सब क्लासिफिकेशन से डिपेंडिंग अपॉन वेरियस सिचुएशंस। जैसे नंबर 1, पैसा किसको देंगे, ठीक है, पेमेंट किसको करेंगे, उसमें दिस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैन बी बेरर और ऑर्डर। क्लास रिविजन्स पे बहुत ध्यान देना। रिविजन्स में जो जो कंसेप्ट समझ रहे हैं वो याद हो जाते हैं, कुछ भी गड़बड़ी हो कंसेप्ट में तो वो और कंसोलिडेट हो जाते हैं। ओके, सो डिपेंडिंग अपॉन पेई कि पेमेंट किसको देना है, इंस्ट्रूमेंट कैन बी बेरर इंस्ट्रूमेंट और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। हेलो, ठीक है सर, फर्क क्या है? क्या पेई का नाम लिखा हुआ है? अगर पेई का नाम लिखा हुआ है तो इट इज अ ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। अगर पेई का नाम लिखा हुआ नहीं है, इट इज अ बेरर इंस्ट्रूमेंट। अरे क्लियर है क्या? ठीक है सर, फर्क क्या पड़ेगा? ठीक है, इफ इट इज अ ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट तो हम पैसा किसको देंगे? जिसका नाम लिखा है या जिसने ऑर्डर दिया किसी और को देने के लिए, मतलब एंडोर्स किया। अरे परफेक्ट सर, बेरर इंस्ट्रूमेंट किसको पे करेंगे? यस, जो बेरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट है, जिसके पास वो इंस्ट्रूमेंट रहेगा उसको पैसा पे करेंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया था यहां पे कि ट्रांसफर, याद है क्या आपको कि ट्रांसफर कैसे करते हैं? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में क्या जरूरी है? साइन। साइन को क्या बोलते हैं? एंडोर्समेंट करना है और डिलीवर करना है, याद है क्या? एंड बेरर इंस्ट्रूमेंट में सिर्फ क्या करना है? डिलीवर करना है सिर्फ। मैं बेरर हूं, मैंने आपको डिलीवर किया, आप बेरर हो गए। आपने किसी और को डिलीवर किया, वो बेरर हो गए। तो फिर से मेरे साथ में ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर करने के लिए एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी, वेरएज बेरर इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर करने के लिए मियर डिलीवरी से भी काम चल जाएगा। वेरी गुड। नाउ सेकेंड इश्यू आता है सर कि पैसा कब पे करेंगे? पैसा कब पे करेंगे में इट कैन बी आइदर डिमांड इंस्ट्रूमेंट और इट कैन बी टाइम इंस्ट्रूमेंट। सर बेसिक क्लासिफिकेशन कैसे होगा? अगर टाइम स्पेसिफाइड है तो टाइम इंस्ट्रूमेंट, अगर टाइम स्पेसिफाइड नहीं है तो। अब इश्यू आता है सर ये मैच्योर कब होगा? टाइम इंस्ट्रूमेंट मैच्योर होगा टाइम खत्म होने के बाद, और डिमांड इंस्ट्रूमेंट मैच्योर होगा जब आप डिमांड करेंगे, लेके जाएंगे या डिमांड करेंगे। डिमांड इंस्ट्रूमेंट को ही बोलते हैं आइदर, ठीक है, एट साइट, आफ्टर साइट नहीं, एट साइट और ऑन प्रेजेंटमेंट। और आफ्टर साइट किसको बोलते हैं? टाइम इंस्ट्रूमेंट को। इज इट क्लियर? इसमें अपने तीनों नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के कोई ना कोई नखरे देखे। जैसे प्रॉमिसरी नोट बोलता है कि वो बेरर हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इंडिया में बेरर प्रॉमिसरी नोट सिर्फ और सिर्फ आरबीआई या सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकता है। बिल ऑफ एक्सचेंज बेरर नहीं हो सकता ऑन डिमांड, इट कैन बी बेरर आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ओके, और चेक इज ऑलवेज अ डिमांड इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि चेक जब तक आप डिमांड नहीं करोगे आपको पैसा मिलने वाला नहीं है। ओके, नेक्स्ट
रूल्स क्या फॉलो हो गए इसके हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से इंस्ट्रूमेंट कैन बी इनलैंड इंस्ट्रूमेंट और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। सर फॉरेन इंस्ट्रूमेंट वो है जो इंडियन इंस्ट्रूमेंट नहीं है। सर इंडियन इंस्ट्रूमेंट में हमने देखा कि ड्रॉ हमेशा इंडिया में होना चाहिए, ये कंपलसरी है, प्लस या तो पेबल टू इंडियन होना चाहिए या फिर पेबल एट इंडिया होना चाहिए। मतलब ड्रॉ हमेशा इंडिया में होना चाहिए और बचे हुए दो कंडीशन में से एक कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई होनी चाहिए। अरे क्लियर है क्या? ठीक है। फिर अदर टाइप्स में कल हमने कंप्लीट किया था इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट। इनकोहेट मत करो, भले ही ये इनकम्प्लीट है, तो इनकोहेट मतलब क्या हो गया? इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट्स। परफेक्ट, ठीक है। सर उसमें इनकम्प्लीट क्या होगा पहले तो क्लियर कर लो। तीन चीजें इनकम्प्लीट नहीं होनी चाहिए वरना वो इनकोहेट नहीं होगा, वो तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ही वैलिड नहीं होगा। अरे याद है क्या? चलो नंबर 1 SSD, ऐसे स्टैंप होना चाहिए, साइन होना चाहिए और डिलीवर होना चाहिए। और इन तीनों के साथ में कुछ ना कुछ इनकम्प्लीट होना चाहिए, जैसे डेट इनकम्प्लीट होना चाहिए, अमाउंट इनकम्प्लीट होना चाहिए, कुछ तो भी इनकम्प्लीट होना चाहिए, देन इट विल बी अ इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट। एकदम परफेक्ट। नाउ इसमें सर क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चन तब बनते हैं जब अमाउंट इनकम्प्लीट होता है। लॉजिक बहुत सिंपल है, इवन इफ इट इज अ इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट, इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट अगर आप दे देते हो पेई को या होल्डर, वो इनकम्प्लीट को कंप्लीट कर सकता है। यहां क्वेश्चन तब बनता है जब उसने अमाउंट लिखा हो कितनी, जितना एक्चुअल कंसिडरेशन है उससे ज्यादा। ठीक है, उसमें हमने क्या देखा कि भाई वो पार्टी तो जितना कंसिडरेशन है उतना ही ले सकता है, बट इफ दैट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट गोज टू होल्डर इन ड्यू कोर्स, इफ दैट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट गोज टू होल्डर इन ड्यू कोर्स, तो होल्डर इन ड्यू कोर्स जितना अमाउंट मेंशन किया है पूरा का पूरा रिकवर कर सकता है, सब्जेक्ट टू स्टैम्प ड्यूटी पेड। स्टैम्प ड्यूटी जितना कवर करती है उतना ही रिकवर कर सकता है, उसके ऊपर तो होल्डर इन ड्यू कोर्स भी रिकवर नहीं कर सकता। तो मैंने जो बेसिक रूल बताया था आपको कि होल्डर इन ड्यू कोर्स हर केस में पैसा रिकवर कर सकता है, उसका पहला एक्सेप्शन क्या देखा? इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट में वो पैसा रिकवर कर सकता है, बट जितने का स्टैम्प ड्यूटी पे हुआ है वही तक रिकवर कर सकता है, उससे ज्यादा का रिकवर नहीं कर सकता। परफेक्ट। किसी को कोई डाउट यहां तक? आगे बढ़ू? श्योर? चलो क्लास। सो वी आर मूविंग टू नेक्स्ट कंसेप्ट। देखो अदर टाइप्स में सेकंड वाला टाइप क्या था, थर्ड वाला टाइप क्या था? एम्बिगस हम बाद में देखेंगे, अभी हम क्या देख रहे हैं पहले? अकोमोडेशन बिल। ओके, तो अकोमोडेशन बिल के हिसाब से यू कैन सी देयर आर टू टाइप्स ऑफ बिल। दिख रहा है आपको? नंबर 1 ट्रेड बिल एंड नंबर 2 अकोमोडेशन बिल। फर्स्ट वन इज ट्रेड बिल एंड सेकेंड वन इज अकोमोडेशन बिल। नाउ पहले लिखो वहां पे ट्रेड बिल, लिखो वहां पे, बहुत सिंपल सा पॉइंट है, ट्रेड बिल लिखो वहां पे, ट्रेड बिल। वेयर एनआई क्या है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। वेयर एनआई इज मेड फॉर जेन्युइन कंसिडरेशन, वेयर एनआई इज मेड फॉर जेन्युइन कंसिडरेशन। ट्रेड बिल में लिखो वेयर एनआई इज मेड फॉर जेन्युइन कंसिडरेशन। where NI is made for genuine consideration. परफेक्ट। अब ऐसी कोई अलग कंसेप्ट नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। इफ आई एम लाइबल टू पे यू देन ओनली आई विल पे यू, आई विल गिव यू प्रोमिसरी नोट और यू विल मेक अप बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन मी, यू विल ड्रॉ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन मी। प्रैक्टिकली ये होगा ना, इफ आई एम लाइबल टू पे तभी तो आप बिल ऑफ एक्सचेंज दोगे मुझे, या मैं आपको प्रोमिसरी नोट दूंगा। अगर मैं लाइबल टू पे नहीं होऊंगा क्या मैं आपका बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करूंगा? हेलो। तो बेसिकली यहां पे क्या हो रहा है, जेन्युइन कंसिडरेशन जहां पे है वहां पे ट्रेड बिल, ठीक है। बट आप लोगों ने ये अकाउंट्स में भी देखा होगा फाउंडेशन में कि कहीं कहीं वो अकोमोडेशन बिल देते हैं, मतलब जहां पे कोई जेन्युइन कंसिडरेशन नहीं होता, सिर्फ किसी पार्टी को फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए अकोमोडेशन बिल दिया जाता है। तो ट्रेड बिल और अकोमोडेशन बिल एग्जैक्टली अपोजिट है।
ठीक है। नॉर्मली जो भी क्वेश्चंस हम देखते हैं आज तक, हम जो देखते आए हैं वो यही देखते आए कि somebody is liable to pay, तभी जाके बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट बनाया गया है। इज इट क्लियर? ठीक है। तो नॉर्मली सारे बिल या सारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रेड बिल्स ही होते हैं जहां जेन्युइन कंसिडरेशन होता है। ओके। एक रेयर केस है, एक्सेप्शनल केस है, जिसे हम बोलते हैं अकोमोडेशन बिल, या यू कैन सी अकोमोडेशन बिल के साथ में और क्या लिखा हुआ है, इंस्ट्रूमेंट विदाउट कंसिडरेशन। एक काम करो, आपके नोट्स में ये मैं फॉलो करूंगा अक्रॉस आवर क्लास, कि आप हमेशा मुझे फाउंडेशन में पूछते थे सर कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस कौन से याद करने के लिए, याद है आपको? ठीक है। तो मैं साथ साथ एक जगह लिख दो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, फर्स्ट पेज पे लिख दो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस टू लर्न, उसमें से एक है सेक्शन 43। हेडिंग दे दिया कॉम्बिनेशन बिल और इंस्ट्रूमेंट विदाउट कंसिडरेशन। सेक्शन 43 इज अकोमोडेशन बिल और इंस्ट्रूमेंट विदाउट कंसिडरेशन। सेक्शन 43 लिख दो उसमें। ओके। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, देयरफॉर मैंने आपको ये सेक्शन लिखा के दिया। अगर आप अपने बेसिक्स फॉलो करोगे यहां पे, जो मैंने आपको ग्रेजुअली पहले के 3 लेक्चर में समझाया है, बिलीव मी ये ऐसा कोई अलग टाइप का कंसेप्ट नहीं है कि आपको समझेगा नहीं। इवन विदाउट टेलिंग यू द बेसिक्स ऑफ दिस कंसेप्ट ऑल्सो यू कैन सॉल्व आंसर्स। ठीक है। बट फिर मैं बेसिक बता दूंगा साथ साथ और हम डिस्कस कर लेंगे। ओके। नाउ व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस पर्टिकुलर सेक्शन, वो आराम से पहले देख लेते हैं। देखो, तो बात करते 2 पार्टीज की। एक है अपना केएल राहुल, और केएल राहुल का बेस्ट फ्रेंड कौन है? सब क्रिकेट देखते हैं। हाँ, उसका बेस्ट फ्रेंड है हार्दिक पांड्या। दोनों बहुत चर्चा में आए थे बीच में, बिकॉज ऑफ द रीजंस यू नो। ओके। तो मां में लेके आया आज। हाँ। ओके। सो ठीक है, ध्यान देना यहां पे। अभी हार्दिक पांड्या की शादी भी हो चुकी है और बच्चा भी हो चुका है अभी रिसेंटली। तो ठीक है, उसको बीसीसीआई से कुछ पेमेंट मिलनी थी, पेमेंट मिलने में टाइम था, और उसे सपोज 10 करोड़ रुपए की जरूरत थी। कितने की? तो हार्दिक पांड्या पहुंचा केएल राहुल के पास कि भाई मुझे 10 करोड़ रुपए की जरूरत है, तो मुझे अभी 10 करोड़ रुपए लेंड कर दे, जब पैसा आएगा आईपीएल से या बीसीसीआई से मैं वापस दे दूंगा। इज इट क्लियर? ठीक है। अब केएल राहुल ने बोला कि बॉस मैंने भी अभी कोई मेजर प्रॉपर्टी खरीदी है, मेरे पास भी पैसा पड़ा हुआ नहीं है, बट यस आजकल मेरा बहुत नाम चल रहा है, अभी तो मैं कैप्टन वैप्टन भी बन गया हूं, रन भी बढ़िया चल रहा है, बहुत नाम चल रहा है, मतलब आई एम अ मैन ऑफ क्रेडिट। जिसका अच्छा नाम होता है मार्केट में उसे बोलते हैं पर्सन ऑफ क्रेडिट, उसका क्रेडिट अच्छा है मार्केट में। इज इट क्लियर? उसे बोलते हैं पर्सन ऑफ क्रेडिट। एक काम कर, तू मुझ पे बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर दे। ध्यान देना, तुझे पैसे की जरूरत है हार्दिक, तू मेरा अच्छा दोस्त है, चल ठीक है, तू मुझ पे बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर दे, मैं एक्सेप्ट करके दे दूंगा। इज इट क्लियर? नाउ क्योंकि मेरा अच्छा नाम है मार्केट में, अच्छा क्रेडिट है मार्केट में, तू किसी को एंडोर्स भी कर सकता है या बैंक में जाके डिस्काउंट भी कर सकता है। इज इट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, अगर हार्दिक किसी को जाके एंडोर्स कर देगा, ऑब्वियसली बात है वो उस पर्सन को हार्दिक बोलेगा कि देखो पैसा कौन पे करने वाला है, पैसा कौन पे करने वाला है? केएल राहुल, बिकॉज वो एक्सेप्ट कर रहा है, तो उसका मार्केट में नाम अच्छा है, सामने वाला खुशी खुशी ले लेगा उस चीज को। अरे बाबा समझा क्या? ठीक है। तो पॉइंट समझो कि हार्दिक ने बिल ऑफ, उसकी बात मानी और एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर दिया। किसके ऊपर? केएल राहुल के ऊपर, जो केएल राहुल ने एक्सेप्ट करके वापस दे दिया हार्दिक को। इज इट क्लियर? बट नॉर्मली हम जब बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं, वहां पे पार्टीज के बीच में कोई ट्रांजैक्शन हुआ रहता है। ठीक है। एक्चुअली पार्टी वो एक्सेप्ट करती है हु इज लायबल टू पे। बट मुझे बताओ, क्या यहां पे केएल राहुल वाज लायबल टू पे हिम एक्चुअली? तो फिर उसने बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट क्यों किया? हाँ जी, तो फिर उसने बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट क्यों किया?
यस, जस्ट टू फाइनेंशियली हेल्प हिज फ्रेंड। जबकि उनके बीच में एक्चुअली कोई कंसिडरेशन था क्या? नहीं था। तो लॉजिक बहुत सिंपल है कि वो बिल जहां पे जेन्युइनली कोई कंसिडरेशन नहीं है, सिर्फ एक पार्टी वो एक्सेप्ट कर रही है टू अकोमोडेट फाइनेंशियली द अदर पार्टी। वर्ड क्या यूज किया? अकोमोडेट। उसको अकोमोडेट करने के लिए, उसकी पैसे की जरूरत को पूरी करने के लिए। ओके, सच टाइप ऑफ बिल आर कॉल्ड एज अकोमोडेशन बिल। एकदम लेमन टर्म से बात करूं तो जहां पे एक्चुअली पार्टीज के बीच में कंसिडरेशन नहीं हुआ, सिर्फ एक पार्टी ने अपना क्रेडिट यूज करवा के सामने वाली पार्टी को फाइनेंशियली बिल आउट कर दिया और बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट कर दिया। सच बिल ऑफ एक्सचेंज आर कॉल्ड एज अकोमोडेशन बिल। एकदम क्लियर हो गया? अब मुझे बताओ यहां पे हेल्प किसने किया? तो के राहुल इज कॉल्ड एज अकोमोडेटिंग पार्टी। जिसने हेल्प किया, जिसने जबरदस्ती अपने ऊपर लाइबिलिटी लिया। मैं क्यों बोलूंगा उसने जबरदस्ती अपने ऊपर लाइबिलिटी लिया? बिकॉज आगे वाला एंडोर्सी जो रहेगा वो तो किसके पास जाएगा? जिसने एक्सेप्ट किया है। अरे समझा ना? तो अल्टीमेटली हेल्प तो वही कर रहा है। ओके, सो केएल राहुल विल बी अकोमोडेटिंग पार्टी एंड हार्दिक पांड्या हियर विल बी अकोमोडेटेड पार्टी। इससे यूज हो जाओ, वर्ड्स का मीनिंग समझ जाओ। जिसने हेल्प किया, जिसने अकोमोडेट किया, ही इज द अकोमोडेटिंग पार्टी, एंड जिसको हेल्प किया, ही इज द अकोमोडेटेड पार्टी। परफेक्ट, बेसिक समझ गया? आगे बढ़ू, चलो रिएक्टिव रो, रिएक्टिव रो। ओके, सब देख, मैं सबको देख सकता हूं। सो अकोमोडेटिंग पार्टी मतलब हम लिख सकते हैं यहां पे हु हेल्प्स, जिसने हेल्प किया वो अकोमोडेटिंग पार्टी, एंड हु इज हेल्प्ड इज अकोमोडेटेड पार्टी। परफेक्ट, शुरू करूं, क्वेश्चन बनाना शुरू करूं और डिस्कशन करना शुरू करते हैं अपन लोग। पहले हम क्वेश्चन फ्रेम कर रहे थे, उसके बाद में आप ये लिख लेना और फिर हम कंक्लूजन्स लिखना शुरू कर देंगे। ओके, चलो। सो कहानी यह है कि सर हार्दिक के पास इंस्ट्रूमेंट था। चलो, हार्दिक ने गिफ्ट दिया, हार्दिक ने वो गिफ्ट दे दिया अपने भाई को। उसके भाई का नाम क्या है? कृणाल पांड्या को। ओके, ठीक है। कृणाल ने वो दे दिया अगेंस्ट कंसिडरेशन, यहां कंसिडरेशन है उनके मुंबई इंडियन के कैप्टन को। कौन? रोहित शर्मा को। परफेक्ट। और रोहित ने वो गिफ्ट दे दिया अपनी वाइफ को। अच्छा, रोहित ने गिफ्ट कर दिया अपने बेस्ट फ्रेंड को, विराट को। ओके, अपने एग्जाम्पल में तो बेस्ट फ्रेंड बना सकते हैं, आजकल उनके तो झगड़े चल रहे हैं, बट स्टिल ठीक है। तो ये बन गई पूरी कहानी, ये बन गया पूरा क्वेश्चन। जल्दी से ये नोट डाउन करो और फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। सो अज्यूमिंग आप लोगों ने क्वेश्चन लिख लिया होगा, चलो शुरू करते हैं। तो नीचे देखो कंक्लूजन। बेसिक्स को अपने यूज करते रहना क्लास। हम 4th लेक्चर में आई कैन टेल यू कि आप बेसिक्स को यूज करते हुए भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हो, बस उसके हिसाब से रूल फ्रेम करने हैं, वो हम कर लेंगे। ओके, रेडी? चलो, अगर मैच्योरिटी पे ये इंस्ट्रूमेंट हार्दिक खुद के पास ही रखता है, यानी वैसे तो उसने पैसे की जरूरत को पूरा करने के लिए लिया था ताकि वो लोगों को एंडोर्स कर सके या बैंक के पास जाके डिस्काउंट कर सके और पैसा ले सके। ओके, बट अगर मैच्योरिटी पे हार्दिक खुद ही अपने पास इंस्ट्रूमेंट रखता है, मुझे बताओ क्या वो मैच्योरिटी में केएल राहुल से पैसा रिकवर कर सकता है? बताओ, यस और नो? परफेक्ट, ले सकता है 100%। ठीक है, क्योंकि उसने एक्सेप्ट करके दिया है उसको। ओके, बस यही होता है, हम हर दिन भूल जाते हैं बार बार वो चीजें। एग्जैक्टली, बेसिक क्या देखा था हमने? इमीडिएट पार्टीज के बीच में कंसिडरेशन कितना है?
रूल्स आर सेम, कंसेप्ट भले चेंज हो, बेसिक्स विल बी सेम. आपको डे वन में क्या बोला था मैंने, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में बेसिक्स इंटैक्ट होना, तो टाइप कितना भी वेरी हो जाए आपको सॉल्व कर सकते हैं आप लोग. ओके, सो सिंस यू कैन सी कि अगर हार्दिक होल्ड करता है टिल मैच्योरिटी, तो ही कैनॉट रिकवर एनी अमाउंट बिकॉज देयर इज नो कंसिडरेशन बिटवीन इमीडिएट पार्टीज. ओके, दिस इज वन ऑफ द रूल ऑफ अकोमोडेशन बिल्स कि अगर अकोमोडेटेड पार्टी ने होल्ड भी किया टिल मैच्योरिटी, ही कैनॉट रिकवर एनी अमाउंट फ्रॉम अकोमोडेटिंग पार्टी. ओके, वो रूल हमने लॉजिक से निकाला, अपने बेसिक से निकाला. परफेक्ट, लिखो नंबर 1. इफ हार्दिक, ब्रैकेट में लिखना अकोमोडेटेड पार्टी, बिकॉज से रूल भी लिखने में आ जाएगा हमारे. इफ हार्दिक होल्ड्स इंस्ट्रूमेंट टिल मैच्योरिटी. अच्छा, हार्दिक आगे ब्रैकेट में लिखा अकोमोडेटिंग डेटेड पार्टी, होल्ड्स इंस्ट्रूमेंट टिल मैच्योरिटी. He cannot recover any amount from राहुल. राहुल के ब्रैकेट में लिख देना आगे अकोमोडेटिंग पार्टी. Since there is no consideration between immediate parties, since there is no consideration between immediate parties. ओके, डन. ठीक है. नंबर 2, हार्दिक ने वो दिया कुणाल को. हेलो, अगर क्वेश्चन आता है कि कुणाल मैच्योरिटी में क्या राहुल से पैसा क्लेम कर सकता है या हार्दिक से पैसा क्लेम कर सकता है, पहले राहुल की बात करते हैं. क्या कुणाल राहुल से पैसा क्लेम कर सकता है? यस और नो? यस, ही इज होल्डर एंड होल्डर गेट्स टाइटल ऑफ ट्रांसफर. क्योंकि हार्दिक मैच्योरिटी में राहुल से क्लेम नहीं कर सकता, तो कुणाल भी क्लेम नहीं कर सकता. लिखो, इफ कुणाल होल्ड्स इंस्ट्रूमेंट टिल मैच्योरिटी, he cannot recover any amount from Rahul. He cannot recover any amount from Rahul since he is holder and he gets title of transferor Hardik. Since he is holder and he gets title of transferor Hardik. अच्छा, कुणाल हार्दिक से, क्योंकि सारे एंडोर्सर्स गारंटर होते हैं, अगर कुणाल हार्दिक से रिकवर करना चाहे, क्या वो रिकवर कर सकता है? यस और नो? नो, क्योंकि गिफ्ट मिला है ना. रीजन क्या है नो का? देयर इज नो कंसिडरेशन बिटवीन इमीडिएट पार्टीज. यस, even he cannot recover any amount from Hardik because there is no consideration between immediate parties. अरे बेसिक्स तो अपने वही अप्लाई कर लो ना. ही कैनॉट रिकवर एनी अमाउंट फ्रॉम
हार्दिक, बिकॉज देर इज नो कंसिडरेशन बिटवीन इमीडिएट पार्टीज. समझा क्या? कि बिकॉज देर इज नो कंसिडरेशन बिटवीन इमीडिएट पार्टीज. कृति समझा क्या कि बोलू फिर से? ओके. ओके, तो कृणाल ने अब इंस्ट्रूमेंट दिया किसको? राहुल को. कैन यू सी कंसिडरेशन देयर? रोहित को, रोहित को. यस. तो रोहित यहां पे कौन हो गया? एचडीसी. बताओ मैच्योरिटी में रोहित राहुल से पैसा क्लेम कर सकता है कि नहीं? पक्का? ठीक है. इससे रूल सुन लो. एक और रूल भी है, रूल भी लिखवा दूंगा आपको साथ साथ, कि भले ही अकोमोडेशन बिल में जेन्युइन कंसिडरेशंस नहीं है, बट if accommodation bill goes in the hand of holder in due course, even holder in due course can recover money from accommodating party. अरे क्लियर है क्या? इन शॉर्ट होल्डर इन ड्यू कोर्स हर केस से पैसा रिकवर कर सकता है. वो बेसिक लॉजिक यहां पे भी स्टैंड हो रहा है. ओके, चलो लिखो. इफ रोहित होल्ड्स इंस्ट्रूमेंट ऑन मैच्योरिटी, he can recover money. If Rohit holds instrument till maturity, he can recover money from Rahul और राहुल ने नहीं दिया तो क्या वो बाकी प्रायर पार्टीज के पास भी जा सकता है? हमने देखा था होल्ड एंड ड्यू कोर्स या तो ओरिजिनल पार्टी से या किसी भी प्रायर पार्टी से रिकवर कर सकता है, और एनी ऑफ द प्रायर पार्टीज सिंस ही इज एचडीसी. होल्ड एंड ड्यू कोर्स पूरा मत लिखो अपने नोट्स में, सिर्फ एचडीसी लिखो. सिंस ही इज एचडीसी, परफेक्ट. उसी के बाजू में नीचे एक रूल लिख दो. वो रूल आपके नोट्स में लिखे हुए अलग से, बट वो रूल आप बाद में साथ में चेक कर सकते हैं, रिकंसाइल कर सकते हैं. ओके, रूल क्या कर सकते हैं? इवन इन केस ऑफ अकोमोडेशन बिल, समझ समझ के लिखना. मुझे सिर्फ लिखवाना होता तो मैं आपको नोट्स में लिख के दे देता था. मैं लिखवा रहा हूं ताकि आपको माइंड में याद रहे. समझ समझ के लिखना. इवन इन केस ऑफ अकोमोडेशन बिल, HDC can recover money HDC can recover money from original liable party or any prior party. Original liable party or any prior party. परफेक्ट. बेसिक्स साथ में रहे तो देखा सब कुछ सॉल्व हो रहा है. चलो क्लास, रोहित ने अब गिफ्ट दिया विराट को. बताओ क्या होगा? क्या विराट क्लेम कर सकता है? ही कैन रिकवर ना, बिकॉज विराट यहां पे कौन हो गया? होल्डर की होल्डर इन ड्यू कोर्स, एंड होल्डर गेट्स टाइटल ऑफ. क्योंकि रोहित बाकी सबसे रिकवर कर सकता है तो विराट भी रिकवर कर सकता है. परफेक्ट. लिखो. विराट on maturity can claim amount
from any prior party Virat on maturity can claim amount from any prior party except, मैंने एक्सेप्ट वर्ड यूज किया, कौन सी प्रायर पार्टी को छोड़ नहीं क्लेम करता? रोहित, वेरी गुड. क्यों? नो कंसेशन बिटवीन इमीडिएट पार्टीज. वेरी गुड, वेरी गुड. बिकॉज रोहित से गिफ्ट लिया है विराट ने, उनके बीच में कंसेशन नहीं है. एक्सेप्ट रोहित, बिकॉज देयर इज नो कंसिडरेशन बिटवीन इमीडिएट पार्टीज. समझ लो का जमता क्या? विपुल सर के स्लाइड में जमता क्या क्लास? ओके, परफेक्ट. आगे बढ़ू, कहानी में ट्विस्ट लाओ एक दो. ठीक है, तो बेसिकली पूरा कंक्लूजन क्या समझा कि अकोमोडेशन बिल मतलब सर वो बिल होता है जहां कोई जेन्युइन कंसिडरेशन नहीं था, सिर्फ किसी पार्टी को अकोमोडेट करने के लिए ये बिल दिया गया था. हाउएवर, इवन इफ वो किसी पार्टी को अकोमोडेट करने के लिए बिल दिया गया था, अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स आता है किसके पास? अकोमोडेटिंग पार्टी के पास, क्योंकि उसने एक्सेप्टेंस किया ना. अगर वो आता भी है, भले ही अकोमोडेटिंग पार्टी को जेन्युइनली कुछ पैसा देना नहीं था, फिर भी क्योंकि उसने एक्सेप्ट किया है, उसे होल्डर इन ड्यू कोर्स को पैसा पे करना पड़ेगा. इज इट क्लियर? परफेक्ट. ठीक है, अब मुझे बताओ राहुल के एंगल से क्या उसे जेन्युइनली पैसा पे करने की जरूरत थी? Was he actually liable to हार्दिक? तो अब बेचारे राहुल ने अगर विराट को पैसा पे कर दिया तो वो पैसा किससे रिकवर करेगा? हार्दिक से. इज इट क्लियर? इन शॉर्ट, अकोमोडेटिंग पार्टी को होल्डर इन ड्यू कोर्स को पैसा पे करना पड़ेगा और उसने जो पैसा पे किया वो बाद में रिकवर कर सकता है. किससे? पक्का नीचे लिखो रूल्स. सिर्फ 3 इंटरेस्टिंग रूल्स लिखा रहा हूं. अगर थेरी क्वेश्चन आया तो, इसमें थेरी क्वेश्चन नहीं आएगा, पर अगर थेरी क्वेश्चन आया तो यू शुड नो. ओके, सो इट्स रूल्स. नंबर 1, ऑन मैच्योरिटी इफ एचडीसी on maturity if HDC comes to accommodating party, he has to pay the amount mentioned in bill. He has to pay the amount mentioned in bill. तो राहुल को तो पे करना पड़ेगा, बट उसकी एक्चुअली कोई लायबिलिटी थी क्या? नहीं. हाउएवर, he can recover such amount from हार्दिक. However, he can recover such amount from Hardik. क्लियर है? ये पॉइंट समझ गया? ठीक है, ये पहला कंक्लूजन. सेकंड कंक्लूजन, ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूं. ठीक है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं. अभी विराट जस्ट होल्डर है. यहां पे विराट मैच्योरिटी में केएल राहुल के पास जा रहा है पैसा लेने के लिए. मेरा पॉइंट है कि विराट अगर केएल राहुल के पास ना जाके, विराट तो किसी भी प्रायर पार्टी से क्लेम कर सकता है, बिकॉज उससे रोहित का राइट मिला है. क्योंकि रोहित किसी भी प्रायर पार्टी से क्लेम कर सकता है, इवन विराट भी किसी प्रायर पार्टी से क्लेम कर सकता है. कि ये पॉइंट समझा? तो मैं आगे बताता हूं आपको पॉइंट. हेलो, ठीक है, अभी कहानी सुनो. विराट जाएगा राहुल के पास, फिर राहुल जाएगा हार्दिक के पास. व्हाट इफ विराट ने सीधा हार्दिक से ले लिया? अरे समझा क्या?
वापस से रोहित की बात करते हैं। रोहित जाएगा पहले के राहुल के पास, फिर राहुल जाएगा हार्दिक के पास, यानी अल्टीमेटली पैसा किसके जेब से निकलेगा? हार्दिक के। व्हाट इफ किसी पार्टी ने सीधा हार्दिक से जाके पैसा ले लिया? क्या ऐसे केस में हार्दिक राहुल से पैसा ले सकता है? पॉइंट समझा? तो अकोमोडेशन बिल में रूल क्या होता है कि अगर अकोमोडेटेड पार्टी ने पैसा पे कर दिया, ठीक है, टू एनी ऑफ द सब्सिक्वेंट पार्टी, तो फिर अकोमोडेटेड पार्टी अकोमोडेटिंग पार्टी से फिर से पैसा ले नहीं सकता, जो फर्स्ट रूल अपन ने देखा था। अरे लॉजिक समझा क्या? किसी को कोई डाउट है मुझे पूछो, बिंदास, टेंशन मत लेना। आप बोल रहे थे ना कम स्टूडेंट से कम स्टूडेंट्स का परफेक्ट बेनिफिट यही है, अपन 1-to-1 हर एक को अटेंशन दे सकते हैं। किसी को भी कोई पॉइंट नहीं समझा, आराम से पूछो मुझे, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल टेंशन मत लेना। ओके चलो, तो ठीक है, इफ एनी सब्सिक्वेंट पार्टी, रूल नंबर 2, if any subsequent party recover money from accommodated party, recover money from accommodated party, ब्रैकेट में लिख देना हार्दिक, accommodated पार्टी हार्दिक है। Then Hardik cannot recover any money from Rahul. Then he cannot recover any money from accommodating party. तो बच्चे मुझे पूछते कि लॉ की लैंग्वेज लिखना जरूरी है क्या? हम देखो नॉर्मल वर्ड्स यूज कर रहे हैं, लॉ की लैंग्वेज जरूरी नहीं है। जरूरी है कि आप जो लैंग्वेज लिख रहे हो उससे लॉ चेंज नहीं होना चाहिए, लॉ का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, मीनिंग रहा तो इंटरप्रिटेशन के हिसाब से हम अपनी लैंग्वेज लिख रहे हैं, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए उससे। वेरी गुड पीयूष, एक बार लिख के पढ़ना चाहिए, दैट इज अ वेरी गुड हैबिट टू हैव, वेरी गुड। परफेक्ट। कहानी में ट्विस्ट क्रिएट करूं? चलो मजा आने वाला है, आपको मजा आने वाला है। ऊपर वाले एग्जांपल, सेम एग्जांपल में मैं एक ही एक्सेप्शन ड्रॉ कर रहा हूं, एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, समथिंग न्यू जो हम अकोमोडेशन बिल में पढ़ने वाले हैं वो यही है क्लास। ओके चलो, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये रोहित वाला एग्जांपल दे रहा हूं कि रोहित ने कंसिडरेशन पे किया, वो तो आपको पता ही है, ठीक है, बट रोहित ने इंस्ट्रूमेंट लिया आफ्टर मैच्योरिटी। एक काम करो, अभी आप रूल्स लिख रहे हो ना, रूल्स में 2-3 लाइन की जगह छोड़ दो, ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन लिखो, और एक क्वेश्चन लिखो, इन अबव क्वेश्चन in above question, whether Rohit can claim money on maturity, whether Rohit can claim money, इतना लिख दो, on maturity मत लिखो, whether Rohit can claim money if he has obtained instrument, if he has obtained instrument after maturity, आफ्टर मैच्योरिटी बट विथ कंसिडरेशन, कंसिडरेशन तो कॉमन है, क्वेश्चन में भी कंसिडरेशन तो था, बट उसने इंस्ट्रूमेंट आफ्टर मैच्योरिटी लिया है। ये तो ट्विस्ट है, यही तो ट्विस्ट है क्वेश्चन में, दैट इज व्हाट आई सेड कि एक ही ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में और एक।
तो जिन स्टूडेंट्स के दिमाग की बत्ती अभी तक खुली नहीं है उनको बता दूं कि यहां उसने कंसिडरेशन तो पे किया है सर, बट यहां उसने आफ्टर मैच्योरिटी लिया है। और हमने रूल क्या देखा था, अकोमोडेशन बिल अगर जाता है होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास तो वो पैसा क्लेम कर सकता है, बट यहां उसने इंस्ट्रूमेंट लिया है आफ्टर मैच्योरिटी। बताओ क्या मुझे वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है? तो बताओ जो अमाउंट मेंशन है क्या वो पैसा रिकवर कर सकता है? कम ऑन क्लास। नो? परफेक्ट, वेरी गुड, द आंसर इज यस। अब सुनना, तो दिस इज अ कंसेप्ट जो स्पेशली बना है अकोमोडेशन बिल के लिए। आप देखो क्लास, अकोमोडेशन बिल का बेसिक क्या है कि दिस आर इंस्ट्रूमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन। अरे बाबा, अकोमोडेशन बिल का बेसिक क्या है? दिस आर इंस्ट्रूमेंट्स मेड विदाउट कंसिडरेशन। अरे परफेक्ट है ना? ठीक है। लॉ बोल रहा है कि अगर कोई पार्टी, इस केस में रोहित है, अगर कोई पार्टी होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है बट उसने इंस्ट्रूमेंट लिया है वैल्यू देके, मतलब कंसिडरेशन देके, ही विल बी कॉल्ड एज होल्डर फॉर वैल्यू। वापस से सुनना, इवन इफ अ पार्टी इज नॉट ए होल्डर इन ड्यू कोर्स, अकोमोडेशन बिल के लिए ही रूल है ये, ठीक है। इवन इफ अ पार्टी इज नॉट होल्डर इन ड्यू कोर्स बट ही हैज ऑब्टेन, लिखवा के दूंगा टेंशन मत लो, बट ही हैज ऑब्टेन इंस्ट्रूमेंट फॉर वैल्यू, ही इज कॉल्ड एज holder for value, HFV, holder for value, and holder for value gets all the rights of holder in due course. Holder for value get all the rights of holder in due course even if he has obtained instrument after maturity. अरे समझा क्या? तो देखा जाए तो होल्डर फॉर वैल्यू होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है, उसने इंस्ट्रूमेंट आफ्टर मैच्योरिटी लिया है, बट उसने वैल्यू दिया है एक अकोमोडेशन बिल पे, तो ही विल गेट ऑल द राइट्स ऑफ अ होल्डर इन ड्यू कोर्स। क्लास सबको समझा क्या? परफेक्ट। तो ये सिर्फ स्पेसिफिकली होल्डर फॉर वैल्यू कंसेप्ट जो है वो कहां पे है? अकोमोडेशन बिल में ही है। ओके, ये कंसेप्ट सिर्फ अकोमोडेशन बिल में ही है, ये याद रखना। ओके, तो पहले ऊपर रूल में लिख दो या क्वेश्चन के नीचे लिख दो, ये आपने क्वेश्चन लिखा है उसके नीचे लिख दो, here although Rohit is not HDC, here Rohit is not HDC, ये क्वेश्चन के नीचे लिख रहे हैं आप आंसर। हाँ, here Rohit is not HDC but Rohit is not HDC because he has obtained instrument after maturity. Because he has obtained instrument after maturity. But since he has given value to the instrument, since he has given value to the instrument, he is called as holder for value. He is called as holder for value. And the holder for value gets all the rights of a holder in due course. And holder for value gets all the rights of holder in due course. परफेक्ट, समझ लो का? तो इससे आते हैं रूल नंबर 3, जो रूल नंबर 3 में जगह दी थी 2-3 लाइन की हमने, ठीक है। वहां लिख दो अ होल्डर फॉर वैल्यू ब्रैकेट में HFV
अ होल्डर फॉर वैल्यू ब्रैकेट में HFV even after getting instrument after maturity, get all the rights of a HDC holder in due course. तो नॉर्मल पढ़ाने का तरीका कैसे है, वो सीधा सीधा आपको ये 3 रूल्स मेंशन कर लेते हैं, ठीक है। मैंने कहा कि आपको एग्जाम्पल से पहले पूरा एग्जाम्पल समझाया, उससे हमने रूल्स क्रिएट किया। आई होप यू आर गेटिंग मी। तो इससे ज्यादा एग्जैक्ट इंपैक्ट क्रिएट होगा आपके माइंड में। परफेक्ट। सो दिस वाज अकोमोडेशन बिल और इंस्ट्रूमेंट विदाउट कंसिडरेशन, सेक्शन 43। तो कल से अब मैं रिवाइज करे चलूंगा ना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तो मैं आपको सेक्शन भी पूछते जाऊंगा जो इंपॉर्टेंट है, और मैं रिवीजन डे 1 से अभी तक करूंगा, एंड तक वही चलेगा अपना। इस बहाने हम कम से कम 10-20 बार सब कुछ रिवाइज करके आगे बढ़ेंगे। अरे समझा क्या? ठीक है। तो कल से सेक्शन 43 भी अपने को रिवीजन में लेके आना है, नंबर 1। नंबर 2, इस टाइप के कंसेप्ट में 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, और तीनों चारों क्वेश्चन मैं आपको अभी साथ असाइनमेंट में दे दूंगा, अपने नोट्स में भी है और आपको मैं असाइनमेंट में भी दे दूंगा। इज इट क्लियर? ताकि आप खुद प्रैक्टिस करो, गलती भी होगी तो अपन डिस्कस करने वाले शाम को। ओके, आगे बढ़ू। तो आज हमने कंप्लीट किया, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट विदाउट कंसिडरेशन। इसमें और एक कंसेप्ट है पार्शियल कंसिडरेशन। क्या बोला मैंने? मतलब अब अपना दिमाग लगाना, मुझे आंसर देना। आप लोग एग्जैक्टली मुझे आंसर दे सकते हो, आपके बेसिक स्ट्रांग है क्लास। ओके, अपने इस एग्जांपल में अगेन राहुल था, राहुल ने एक प्रोमिसरी नोट दिया हार्दिक को, सेम एग्जांपल। प्रोमिसरी नोट 10,000 रुपीज का था। देखो आराम से, लिखने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप कवर हो जाएगा। प्रोमिसरी नोट कितने का था? 10,000। तो मैच्योरिटी में हार्दिक आएगा पैसा लेने के लिए किसके पास? राहुल के पास में, क्योंकि राहुल ने प्रोमिसरी नोट दिया ना, ही इज लायबल टू पे। हेलो, अगर राहुल कोर्ट में प्रूफ करता है कि 10,000 में से 7,000 ही जेन्युइन कंसिडरेशन था और 3,000 रुपीज अकोमोडेशन करने के लिए था। क्वेश्चन देखा? अगर उसने कोर्ट ने प्रूव कर दिया कि 10,000 तो लिखा है, पर उसमें से 3,000 तो मैंने अकोमोडेट करने के लिए दिया था, और जेन्युइन कंसिडरेशन कितने का था? 7,000 का। मुझे बताओ क्लास सब लोग, तो यहां पे वो कितना क्लेम कर सकता है? हार्दिक कितना क्लेम कर सकता है? 7,000। क्यों? हाँ, बिकॉज कंसिडरेशन बिटवीन इमीडिएट पार्टीज कितने का है? 7,000। दिस इज पार्शियल कंसिडरेशन, सेक्शन 44। समझा मैं क्या बोल रहा हूं? दिस इज पार्शियल कंसिडरेशन, सेक्शन 44। बेसिक्स अभी वही है, पक्का वो नोट्स में लिखा है। मैं पढ़ते पढ़ते सब कुछ आपको मंडे को या ट्यूसडे को जब भी नोट्स आपके हाथ में आएंगे, मैं नोट्स से पूरा पढ़ाने वाला हूं। एक और बार रिवीजन करने वाले हम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, फिर उसके बाद मैं क्लास में कंसेप्ट समझाऊंगा, नोट से आपको पढ़ा दूंगा, लिखवा दूंगा, और फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये अपने रोज का तरीका होगा। ओके, समझा? तो बेसिक्स वही है, जितने का अकोमोडेशन है उतना नहीं मिलेगा, जितना कंसिडरेशन बिटवीन इमीडिएट पार्टीज है उतना ही मिलेगा। ओके, डन। चलो, तो आज हम और एक कंसेप्ट कंप्लीट करने वाले हैं। छोटा सा कंसेप्ट है, दैट इज मैच्योरिटी ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ओके, क्या देखने वाले? मैच्योरिटी ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। देखो ये आपके नोट्स है, आपको जो रूल्स लिखा है ना, रूल्स यहां पे लिखे, फॉलोइंग आर द रूल्स, दिख रहे हैं आपको? मैच्योरिटी ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। जब तक मैं निकालो, 1 मिनट का ब्रेक ले लो, रिलैक्स हो जाओ। ओके, नंबर 1, एम आई ऑडिबल? बस 15 मिनट कंसेप्ट है, हंसते खेलते हैं, ये बचपन से करते आ रहे हैं हम लोग अकाउंट्स में सब जगह। हमको सिर्फ कैलकुलेट करना है, बताना है कि मैच्योर कब होगा, दैट्स इट। डन। चलो,
सर मैच्योरिटी की बात करूं तो एज यू ऑल नो कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स दो टाइप के थे. टाइम का अपोजिट क्या था? डिमांड इंस्ट्रूमेंट. टाइम इंस्ट्रूमेंट मैच्योर कब हो गए? टाइम खत्म होने के बाद. डिमांड इंस्ट्रूमेंट मैच्योर कब हो गए? डिमांड करेंगे. तो आपको याद है, आपने अकाउंट्स में भी पढ़ा होगा ये चीज, मेरे ख्याल से अकाउंट्स में भी, अकाउंटिंग में था, 3 दिन का ग्रेस मिलता है, 3 दिन का ग्रेस मिलता है. कुछ पढ़ा है क्या ऐसा अपन ने? याद रखना, 3 दिन का ग्रेस सिर्फ टाइम इंस्ट्रूमेंट में मिलता है. डिमांड इंस्ट्रूमेंट जब डिमांड करेंगे तभी पैसा पे करना पड़ेगा. ओके, तो ये अलग से ये पॉइंट लिख देना नोट में, कहीं भी बीच में लिख दो आगे लिखने के पहले, कि 3 days ग्रेस इज अवेलेबल ओनली ऑन टाइम इंस्ट्रूमेंट, नॉट ऑन डिमांड इंस्ट्रूमेंट. ओके क्लास, शैल वी सीधा सीधा आपको क्वेश्चन नंबर 37 जो आपको दिख रहा है अपने स्क्रीन पे, वो सॉल्व कराते हुए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं मैच्योरिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे. इट इज वेरी सिंपल. 4-5 रूल से गिनती के जो हमको समझने चाहिए, बाकी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पास में आ चुके हैं, हम हंसते खेलते इसको डील कर लेंगे. परफेक्ट, शुरू करूं? ठीक है. इज दिस क्वेश्चन विजिबल? पहले मुझे ये बताओ अच्छे से, और जूम कर लूं अभी. परफेक्ट है, दिख रहा है आपको? चलो, हर जगह क्या किया हुआ है पहले देख लो. क्वेश्चन नंबर 37 है पहले तो ये, तो आपका सॉल्यूशन में क्वेश्चन 37 लिख देना. जब नोट्स आएंगे तो स्वाही में बाजू में सॉल्यूशन लिख देना, और एक बार प्रैक्टिस हो जाएंगे आपकी उस पर. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है. शुरू करूं? चलो, हर जगह डेट ऑफ ड्रॉइंग दी है. व्हाट डू मीन बाय डेट ऑफ ड्रॉइंग? जिस इंस्ट्रूमेंट बिल ड्रॉ किया, जिस दिन डेट लिखा. ओके, परफेक्ट. नंबर 2 दिया हुआ है डेट ऑफ एक्सेप्टेंस. ठीक है, बिल एक्सेप्ट किस दिन में हुआ. 3rd दिया हुआ है रूल, जो भी टाइम लिमिट दिया होगा, पेबल एट आफ्टर दिस मेनी डेज. ठीक है. अब सर डेट ऑफ ड्रॉइंग से ही कैलकुलेट करते हैं, तो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस क्यों दिया हुआ है? ये देखो क्या दिखा है, पेबल आफ्टर साइट. अगर पेबल आफ्टर साइट है तो इसका मतलब जिस दिन एक्सेप्ट हुआ उस दिन से डेट गिनना शुरू करते हैं. तो नॉर्मली हमेशा डेट ऑफ ड्रॉइंग से हम गिनना शुरू करते हैं डेट को. बट अगर पेबल आफ्टर साइट लिखा है क्वेश्चन में, तो सिर्फ डिफरेंस क्या होगा, हम डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से गिनना शुरू करेंगे. एक वेरिएशन समझा आपको? ठीक है. अब धीरे धीरे मैं आपको ये 4-5 क्वेश्चन से सिखाता हूं, फिर कुछ और एडिशनल बातों पे वी विल मूव. परफेक्ट. चलो, सो फर्स्ट में दिया हुआ है पेबल 2 months आफ्टर डेट. आफ्टर डेट लिखा है तो डेट ऑफ ड्रॉइंग कंसिडर करेंगे सर की डेट ऑफ एक्सेप्टेंस कंसिडर करेंगे, पहले ये बताओ. ठीक है. अब पेबल आफ्टर सर्टन मंथ्स है, जैसे यहां पे 2 months है, पेबल आफ्टर सर्टन मंथ्स है ना क्लास. ओके, क्या करो, डेट को पहले कॉमन रख दो और मंथ्स में जंप करो. डेट को कॉमन रख दो और मंथ्स में जंप करो. डेट ऑफ ड्रॉइंग क्या है, 30 जनवरी है. 2 months लिखा है, जनवरी से फरवरी, फरवरी से मार्च, और डेट कॉमन रखा मैंने. तो अब मैं कहा गया 30 मार्च पे आ गया, 30 मार्च पे आ गया. ठीक है. अब डेट पे आ गया हूं, अभी तक मैच्योर होना बाकी है बिकॉज मैंने ग्रेस डेज ऐड नहीं किया. परफेक्ट. तो 30 जनवरी से 30 फरवरी आ गया, 30 फरवरी से 30 मार्च आ गया, 2 महीने में आ चुका हूं मैं. अब मैंने यहां पे ग्रेस डेज ऐड नहीं किए, तो ग्रेस डेज में 3 दिन का ग्रेस मिलता है, मतलब तीसरे दिन मैच्योर होता है, चौथे दिन मैच्योर नहीं होता. वह समझा क्या? ठीक है. वापस से नेक्स्ट डे कौन सा है उसके बाद, 30 मार्च के बाद नेक्स्ट डे कौन सा है, 31 रहेगा. 31 मार्च, 1 अप्रैल,
2 अप्रैल इज द डेट, तो थर्ड डे आता है, फोर्थ डे नहीं आता, तीसरे दिन का चौथा दिन नहीं आता, थर्ड डे इज द डेट ऑफ मैच्योरिटी। समझा क्या? तो मैंने बेसिकली आपको यहां पे क्या सिखाया, मैंने आपको यह सिखाया कि जब भी मंथ्स में पे होता है तो हम डेट को कॉमन रख देते हैं, मंथ्स में जंप करते हैं, उसके बाद में ग्रेस पीरियड ऐड करते हैं, थर्ड डे जो होता है दैट इज द डे। ओके, ठीक है। वापस से देखो हमने कैसा किया, 30 जनवरी से 30 फरवरी 30 मार्च, 2 महीने हो गए, ठीक है। 31 मार्च, 1 अप्रैल, सेकेंड अप्रैल इज द डेट ऑफ मैच्योरिटी, ये मैच्योरिटी डेट। ओके, अभी आप आंसर लिख दो सिर्फ 2 अप्रैल, या स्क्रीनशॉट ले लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, बस अभी आप सिर्फ क्वेश्चन का आंसर लिखते जाओ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, आपको समझ जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सिर्फ 10 मिनट की क्लास बची है, क्लास फोकस रखो, कम ऑन, जिस एनर्जी से हमने समझा है वो एनर्जी से कंप्लीट करना है हमको। तो फर्स्ट का आंसर है मैच्योरिटी कब होंगी, 2 अप्रैल। चलो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप लोग दोगे, पक्का 3 मार्च है। अब देखो 1 मंथ आफ्टर डेट, आफ्टर डेट मतलब डेट ऑफ ड्रॉइंग लेना पड़ेगा। 31 जनवरी से 1 महीना 31 फरवरी, बट 31 फरवरी है क्या, तो ऐसे केस में लास्ट डेट ले लेते हैं उस मंथ का जो भी लास्ट डेट होगा, इस केस में 28 होगा। अब बाबा समझा क्या, बट 28 फरवरी पे आ गए हम लोग। अब 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च होगा यहां पे। तो मंथ्स में जंप करते समय ध्यान रखना, अगर उस करस्पॉन्डिंग मंथ में वो दिन नहीं है तो लास्ट डेट कंसीडर कर लो, लिखने की जरूरत नहीं है, लॉजिकल सी बात है, लास्ट डेट ऑटोमेटिकली कंसीडर कर लो, और उसमें बाद में फिर फर्स्ट सेकेंड थर्ड डे। और इसमें कभी थ्योरी क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसे कंसेप्ट में हमेशा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा। आपके आने वाले नोट्स में मैंने PQ, TQ, ABC पूरे नोट्स पे दिया हुआ है। याद है आपको ABC, PQ, TQ? कौन सा थ्योरी क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, ABC वाला सिर्फ हमको समझना है, याद करने की जरूरत नहीं है, पूरा मार्क किया हुआ नोट्स में। दोस आर द मोस्ट परफेक्ट नोट्स मैंने अभी तक बनाया है, आ रहे हैं वो भी। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग सॉल्व करोगे, आई गिव यू 2 मिनट्स टू सॉल्व इट। गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, बस इतना याद रखियो। दिनों में है, अब ये महीनों में नहीं है, दिनों में ही है। एक का आंसर है 3 मार्च, और किसी का कोई आंसर, सबको पार्टिसिपेट करना है। किसी का 2 या 4 मार्च आ रहा है क्या, वो भी सही हो सकता है। 4 मार्च किसी का आ रहा है, एक का 3 मार्च आ रहा है, एक का 4 मार्च आ रहा है, और कोई आंसर? बस डरने का नहीं, याद रखना, डरने का नहीं। क्लास इसका आंसर है, थर्ड का आंसर है। देखो जब भी डेज में काउंट करेंगे, सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, जब भी डेज में काउंट करेंगे डेट ऑफ ड्रॉइंग को कभी नहीं गिनते, उसके बाद से गिनना शुरू करते हैं, ये हमेशा याद रखना, हर जगह है, ये पूरे लॉ में रूल है, डेट से कभी नहीं गिनते, उसके नेक्स्ट डेट से गिनना शुरू करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट डेट से क्या आएगा, 30 जनवरी, 31 जनवरी, 2 दिन हो गए अपने, 28 दिन बचे, 28 फरवरी, 2 दिन में नेक्स्ट 2 दिन लिए, और फिर 28 ले लिया, 20 फरवरी, 29 फरवरी है क्या, नहीं, 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च, तो यहां का मैच्योरिटी डेट होगा 3 मार्च। जिसने 4th बोला था आपको समझाएगा मैंने क्या किया, क्योंकि जनवरी में भी 2 दिन होते हैं, 30, 31,
2 दिन यहां पे हो गए, फिर बचे 28 दिन 30 में से, वो फरवरी के 28 दिन ले लिए मैंने, 28 दिन को तो क्लोज हुआ, उसके बाद मैच्योरिटी डेट का काउंट करना शुरू करेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। Perfect class, very good, very good. Last 2 questions for the day. Question number 4 आप भी सॉल्व करोगे। 14 की 16, यही तो ट्रिक है। 14 16 बोलो सर। 12 जुलाई से एक महीना हो गया 12 अगस्त, फिर 13, 14, 15, 15 अगस्त। सिंस 15 अगस्त इज अ पब्लिक हॉलिडे, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बोलता है प्रीसीडिंग डे लेंगे, प्रीसीडिंग डे लेंगे, ठीक है। अगर मैच्योरिटी डेट पब्लिक हॉलिडे आता है तो प्रीसीडिंग डे लेते हैं। आंसर विल बी 14 अगस्त। पहले लिखो, फिर आपको और एक रूल बताता हूं मैं। 14 अगस्त 2005, ओके। वहां नीचे एक पॉइंट लिख देना, सुन लो पहले। जैसे सपोज 13 अगस्त के दिन में, सपोज 13 अगस्त क्यों, इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में डेट क्या दी हुई है, 3 मार्च। सपोज 2 मार्च को मोदी जी आते हैं और बोलते हैं कि देश में कोविड हुआ है, ठीक है, हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हम 3 मार्च को लॉकडाउन डिक्लेयर कर रहे हैं, पब्लिक हॉलिडे होने वाला है 30 दिन के लिए। क्या समझ में क्या बोल रहा हूं, ठीक है। पॉइंट क्या है, वो बोलता है कि अगर पहले से वो हॉलिडे है हमको पता है तो प्रीसीडिंग डे, बट अगर अर्जेंटली कोई हॉलिडे डिक्लेयर हो रहा है, इज इट क्लियर, तो फिर सक्सीडिंग डे लेंगे, नेक्स्ट डे लेंगे, ओके। तो वहां सिर्फ लिख दो, अगर पब्लिक हॉलिडे प्री डिटरमाइंड है तो प्रीसीडिंग डे लेंगे, बट क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दिया होगा, बट कोई अर्जेंट हॉलिडे डिक्लेयर हो रहा है तो सक्सीडिंग डे लेंगे। अब मैंने कुछ बुक्स, कुछ ऑथर्स, कुछ टीचर्स को देखा है जो 1 अप्रैल बैंक हॉलिडे ये सब भी हॉलिडेज में ले लेते हैं, नहीं, ठीक है। याद रखना, वो हॉलिडेज जो पहले से लिखे होते हैं हर साल ऑफिशियल गैजेट में, गवर्नमेंट हर साल ऑफिशियल गैजेट निकालती है कि ये पब्लिक हॉलिडे देंगे, तो स्पेसिफिकली पब्लिक हॉलिडे लिखा होना चाहिए, तब जाके आप उसको यूज करना। अपने मन से बैंक हॉलिडे, कुछ लोग क्वार्टर के एंडिंग को बैंक हॉलिडे मानते हैं, ये सब जबरदस्ती मत लेना, ठीक है। जो क्वेश्चन में दिया होगा स्पेसिफिकली इट्स अ पब्लिक हॉलिडे, उसी को कंसिडर करेंगे हम लोग, और प्रैक्टिकल लाइफ में भी यही फॉलो होता है, ओके, परफेक्ट। बैंक से मतलब नहीं है, गवर्नमेंट के हिसाब से मतलब है अपने को। डन। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन का आंसर सही दे दो, आज का मेरा काम खत्म हो जाता है। तो लास्ट क्वेश्चन में वेरिएशन क्या है, 2 मंथ्स आफ्टर साइट दिया हुआ है, तो आफ्टर साइट में हमको लेना है फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। 1 अक्टूबर से 2 मंथ्स, 1 अक्टूबर से 2 मंथ्स, अक्टूबर से नवंबर, नवंबर से दिसंबर, फर्स्ट को कैरी फॉरवर्ड किया, ओके। हम 1 दिसंबर में है, अभी मैंने ग्रेस पीरियड ऐड नहीं किया, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर, 3rd डे रहेगा, ओके, 4 दिसंबर। इसमें एक क्वेश्चन दो और प्रैक्टिस करने के लिए, ऐसी ऊपर ऊपर से एक पॉइंट, रेडी। मैंने बोला आई विल पे यू दिस मच मनी ऑन 15 जनवरी, सीधा डेट दे दिया, टाइम नहीं लिखा हुआ है, डेट दे दिया मैंने। बोलो टाइम इंस्ट्रूमेंट है कि डिमांड इंस्ट्रूमेंट है? टाइम है, तो मच्योर कब होगा? पक्का? ग्रेस पीरियड ऐड करेंगे नहीं करेंगे? मैं लिख दिया कि आई प्रॉमिस टू पे दिस पार्टी ऑन 15 जनवरी, तो मच्योर 15 को होगा, 18 को होगा, 19 को होगा?
बिल ऑफ एक्सचेंज क्यों नहीं है? मैंने बोल दिया ना, चलो बिल ऑफ एक्सचेंज के हिसाब से ड्राफ्ट करता हूं. आई ऑर्डर दिस पार्टी टू पे सम ऑफ दिस मच मनी आफ्टर ऑन 15th of January. अब प्रॉमिस नहीं, वो तो मैंने ऑर्डर दिया. चलो मैं बोलता हूँ प्रॉमिसरी नोट बनाता हूँ. अरे प्रॉमिसरी नोट हो या बिल ऑफ एक्सचेंज हो, प्रॉमिसरी नोट में क्वेश्चन नहीं बना दूंगा मैं. आई प्रॉमिस टू पे दिस पार्टी ऑन 15 जनवरी, प्रॉमिसरी नोट. बिल ऑफ एक्सचेंज में आई ऑर्डर यू टू पे सम ऑफ दिस मनी ऑन 15 जनवरी टू मी. बात तो एक ही है ना, मैटर वो नहीं कर रहा. मैटर ये कर रहा है कि भाई मैच्योर 15 जनवरी को होगा कि 3 दिन का ग्रेस पीरियड ऐड करना पड़ेगा. तो आपको स्टार्टिंग में मैंने एक पॉइंट लिखा था क्लास कि ग्रेस पीरियड कंपलसरी ऐड होता है कौन से इंस्ट्रूमेंट में. मुझे बताओ, यहां पे टाइम इंस्ट्रूमेंट है कि डिमांड इंस्ट्रूमेंट है? तो आपने ग्रेस पीरियड ऐड किया क्या? हाँ, तो भले एक डेट स्पेसिफाइड है, सब लोग सुनो, भले एक डेट स्पेसिफाइड है, इट्स अ टाइम इंस्ट्रूमेंट. और टाइम इंस्ट्रूमेंट में आपको 3 दिन का ग्रेस पीरियड ऐड करना पड़ेगा. तो अगर स्पेसिफिकली लिखा भी है 15 जनवरी, तो मैच्योर 15 जनवरी को नहीं होगा. कब होगा? 18 की 19th. पक्का उस दिन को नहीं लेते, नेक्स्ट दिन से गिनना शुरू करते हैं. 16, 17, 18th जनवरी इज द डेट ऑफ मैच्योरिटी. सेम वेस मैंने आपको और एक चीज सिखाई थी कि टाइम इंस्ट्रूमेंट इज ऑल्सो कभी कोई इवेंट दिया हो कि आई विल पे यू ऑन हिज मैरिज फॉर एग्जाम्पल. समझा क्या? उसकी शादी हो रही 2 जुलाई को, ठीक है? तो मुझे बताओ मैच्योरिटी डेट क्या होगा? टाइम इंस्ट्रूमेंट है कि डिमांड इंस्ट्रूमेंट है? टाइम, क्योंकि इवेंट भी स्पेसिफाइड हो टाइम इंस्ट्रूमेंट होता है. पक्का? तो उसकी शादी अगर 2 जुलाई को हो रही होगी तो मैच्योर कब होगा? 2 को होगा कि 5 को होगा? 5 को. तो टाइम इंस्ट्रूमेंट में हमेशा आपको मैच्योरिटी डेट ऐड करना है. क्या ये पॉइंट एकदम क्लियर हुआ? 100%. तो इसमें भी बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो मैं आपको 1 घंटे के अंदर भेजने वाला हूं. ओके, आज इसके क्वेश्चन सॉल्व करना. ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ चुके हैं. डन? ठीक है. आज क्या थर्सडे फ्राइडे? ठीक है. तो आज बढ़िया, आज रिलीजियसली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भेजने वाला हूं. रिलीजियसली आप उसको सॉल्व करेंगे. नंबर 1, ठीक है. शाम को हम लोग बैठेंगे, एक बार और डिस्कशन करेंगे जूम मीटिंग के थ्रू. पक्का सबको ऐड होना है जूम मीटिंग में 8 बजे शार्प. ओके, ठीक है. कल मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज डिटेल में प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज. ओके, अभी तो हमने सिर्फ बेसिक्स देखा था. बहुत सारे इफ्स एंड बट्स, क्राइटेरियाज, वैलिडिटी सब हम चेक करने वाले हैं. ओके, सो आई होप आपको आज का कंसेप्ट समझा होगा. एक बार ओवरव्यू कर लेना 10-15 मिनट में, फिर क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करना. क्वेश्चन सॉल्व घर पे कैसे करेंगे? एक बार जो आज हमने लिखा है उसको ओवरव्यू कर लेंगे और उसके बाद में असाइनमेंट सॉल्व करना शुरू करेंगे. मेक दिस एज अ हैबिट. ओके, दैट्स इट फॉर टुडे. बाय बाय, टेक केयर, सी यू. बाय बाय, बाय बाय.